बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा शौहर मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। तस्वीर से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आके बैठ गया, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और मुझे तोहफे में सोने की अंगूठी दी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे सोने की अंगूठी देगा। मुझे लगा कि कोई 5 या 7 हज़ार रुपये दे के बस जान छुड़वा लेगा और मैं उसमें भी खुश हो जाती। लेकिन मैं सोने की अंगूठी लेके बहुत खुश हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, बस तुम हमेशा मेरी बात मानना। मैंने कहा कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। वो भी खुश हो गया। थोड़ी देर गुजरी कि उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। उठ के कहीं बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया और मैंने सर नीचे किया हुआ था क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में 7 सोने की अंगूठियां थीं। इसका मतलब क्या था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा नाम रमशा है और मेरी उम्र 19 साल हुई तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग जिस गांव में रहते थे, यहाँ पे यूं समझें कि टोटल 100 घर आबाद थे। इन घरों के अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी ने कपड़े की दुकान बनाई थी तो किसी ने खाने पीने की। और शहर लोगों का जाना बहुत कम ही होता था। हमारा गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि हम सब लोग सरकार की ज़मीन पर बैठे थे। मुफ्त की ज़मीन पर बैठे रहने की वजह से हम लोगों के दिमाग मफलूज हो गए थे और हम लोग यही सोच के बैठे थे कि बस बैठे तो हैं, घर मिला हुआ है, वरना कौन किराए भरता। बिजली भी हमारी मुफ्त थी। ऐसा लगता था कि हुकूमत इस छोटे से गांव को भूल गई है और इस गांव ने अपनी बहुत सी अजीब और गरीब रस्में बना ली थीं। जब तक मैं छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि इन रस्मों का असर मुझ पे भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी और अब इन सारी रस्मों का असर मर्दों को इस गांव में खुली आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की ज़िंदगी दी जाती थी कि उनको अपनी सांस भी भारी लगने लगती थी। मैंने बचपन से जवानी तक अपनी माँ को हमेशा उदास ही देखा। वो हमेशा रोती ही रहती थी। मेरे बाबा के 3 भाई थे। मेरी माँ उन सबके काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी, उनके कपड़े इस्त्री करती थी, उनको खाना बना के देती थी। कभी कभी वो मेरी माँ से झगड़ा भी करने लगते और वो मुझे समझ नहीं आता था कि ये मेरी माँ से बाबा की तरह क्यों झगड़ा करते हैं। मैं उनसे पूछती थी पर वो मुझे नहीं बताती थी। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरे माँ बाप आपस में क्या बात कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्या भूल रहे हैं। तो मैं छुप के उनकी बातें सुन रही थी। मेरे बाप ने कहा कि अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे भाई। जैसे ही मेरे बाप ने कहा कि ज़्यादा भाई हैं तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाई? मैं कभी भी उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी जहाँ पे इतने भाई हों। आप ये क्या कह रहे हैं? आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई थी कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होंगे, उनके कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, क्योंकि इस गांव के लोग खुद से हल्के पानी भी नहीं पीते थे। इस गांव की औरतों ने मर्दों को इतना बिगाड़ा हुआ था कि वो सारे काम उनसे ही करवाते थे। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे बाप ने कहा कि पागल, वो इस पूरे गांव के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी जमीन है उनकी। हम तो एक ही थाली के मेंढक बन के इधर ही बैठे रहे। उन्होंने तो शहर में भी घर बना लिया। कल को तुम्हारी बेटी शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि शहर चली जाएगी और जो भाई हैं उनका क्या? नहीं नहीं, मैंने उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करनी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की इजाज़त नहीं थी और उनकी इतनी बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे बाप ने उनको शायद गुस्से से देखा था। इसके बाद मेरी माँ की आवाज़ नहीं आई और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई थी और कहा कि ये लड़का है जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन इसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई हैं तो क्या हुआ, देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, अपनी आवाज़ यहीं बंद कर ले, तेरे बाप ने सुन लिया तो तेरी ज़बान निकाल देगा। तुझे हैंडसम की पड़ी है, तू ये नहीं सोच रही कि इस घर में इतने मर्द हैं। अरे अपना काम करेंगे। मेरी माँ अपना सर पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है।
बस मैं लड़के की तस्वीर देखते ही खुश हुई जा रही थी क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तस्वीर देख के ही मुझे ऐसे लगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हैं? अरे, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो कहने लगी कि तेरे कहने से कुछ नहीं होता, तेरी शादी इधर होने वाली है, पर तेरा क्या बनेगा? मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मुझे बताएं, हुआ क्या है? क्या कोई बात है? तो कहने लगी कि कुछ नहीं। अपने आंसू साफ करती हुई वहाँ से चली गई। इसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई, मेरी माँ परेशान ही रही, बार बार रोती थी। मैंने अपने बाप से कहा कि माँ क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है? तो कहने लगे कि तू रुखसत हो रही है, इसलिए वो परेशान है। हाँ, ये बात तो थी कि वो मुझे प्यार बहुत करती थी और बेटी घर से जा रही हो तो माँ परेशान ही होती है। खैर, मेरी शादी हो गई और मेरे शौहर का नाम शहजाद था। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान लगता था। शादियों पे भी इन लोगों ने अजीब और गरीब किस्म की रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी बहू को कोई और देखे। ये सिर्फ अपने शौहर के लिए तैयार हुई है, वही इसे देखेगा। मेरे घर वालों ने भी कहा कि अच्छी बात है, हमें इसमें कोई मसला नहीं, हमें किसी को दिखा के क्या करना है। शादी की रात बड़ी हैरान हो रही थी कि वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में एक ही बेड होता है या एक चारपाई या डबल बेड, लेकिन यहाँ पे तो पूरे कमरे में जितने भी पलंग आ सकते थे उतने रखे गए थे और ठूस ठूस के रखे गए थे। मैं हैरान थी कि ये क्या तरीका है। क्या ये मेरा कमरा नहीं था? मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये मेरा कमरा नहीं था। इन लोगों ने जल्दी में कमरा सेट नहीं किया था और मुझे बाद में मेरा कमरा दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेड्स का क्या काम था। अभी मैं वहीं बैठी थी और मेरी सास भी मेरे पास ही बैठी थी जब मेरा एक देवर वहां पे आया और कहने लगा कि वो मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, मैं उठा लूं। मैं हैरान रह गई कि मेरे कमरे में इसके कपड़े क्या कर रहे हैं। खैर, मेरी सास ने उसे कहा कि हाँ, उठा लो, और वो अपने कपड़े लेके और मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वहां से चला गया। हाँ, खुशी में तो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, अजीब और गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। खैर, मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी ये तो मुझे बाद में पता चला। मुझे लगा कि मेरे पास इसलिए बैठी हैं कि मेरी दिलजोई कर सकें, मुझे समझा सकें कि कोई चीज़ तो नहीं चाहिए, थक तो नहीं गई, या कुछ समझा सकें। लेकिन वो किस लिए मेरे पास बैठी थी ये जानकर मैं हैरान रह गई। कहने लगी कि कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितनी खूबसूरत है, कितनी मासूम है। अच्छा, देख, मैं तेरे लिए कुछ लेके आई हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी की रात सास बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो, ऐसे भी कोई रस्म है कि जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा कि जी, जो भी आपकी मर्जी। उसने मेरे हाथ पे एक चीज़ रखी। जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी कि अब ये तेरी है और यूं समझ कि इस पूरे खानदान की इज्जत थमा दी है मैंने तेरे हाथ में। सुबह मैं इसे वापस लेने के लिए आऊंगी। देख, मुझे मायूस न करना, ठीक है ना मेरी बेटी? तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। तुझे कोई भी तंग करे तो मुझे बताना है, मैं उनके कान खींचूंगी, लेकिन थोड़ी मेरी बात भी माननी है। सुबह लेने आऊंगी मैं इसको वापस। ये एक ऐसा तोहफा था जिसको वो अभी दे के कह रही थी कि सुबह वापस लेने के लिए आएंगी। मेरी तारीफें की और मेरे पास दूध का पूरा जग रख के गई। मैंने कहा कि माँ जी, ये दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने? ये तो खराब हो जाएगा। तो कहने लगी कि तुम पीना, तुम्हारा शौहर भी पिएगा। मैं हैरान थी कि पूरा जग भर के कौन पिएगा। ये तो वो पुराने जमाने का जग था जो बड़ा सा होता था। ये स्टील का बना था, शायद तांबे का था। इसके अंदर तो कम से कम भी 10-15 ग्लास दूध था। हम लोगों ने कितना, 1 ग्लास दूध पी लेना था। मेरा तो वैसे ही कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि ये ले जाएं, खराब हो जाएगा, पर वो हंसने लगीं। उन्होंने कहा कि नहीं, खराब होगा। अरे, एक कतरा भी नहीं बचेगा। इतना कह के वो वहां से चली गई, क्योंकि उस दूध के अंदर उन्होंने कोई ऐसी चीज डाली थी कि हम उसे पागलों की तरह पी जाते। खैर, अब तो मेरा बिल्कुल भी पीने का दिल नहीं कर रहा था। मैंने शॉपर हटाया और जब उस चीज को अंदर से देखा तो अपना सर पकड़ लिया। 4 सेकंड तो मेरा दिमाग जैसे बंद ही हो गया था, लेकिन इसके बाद मुझे समझ आ गई कि ये क्या है और वो क्या करवाना चाहती हैं। मुझे अचानक से अजीब सा लगा। हमारे गांव में तो ये सब कुछ होता ही रहता है। पहले भी हमारी एक कज़न थी,
उसने हमें ये बात बताई थी, बल्कि वो हमें बता रही थी तो मेरी माँ ने सुन लिया था और उसने कहा था कि जवान लड़कियों को ऐसी बातें नहीं बताओ, नहीं तो ये शादी से डर जाएंगी। और पूरी बात नहीं बताई थी, लेकिन अब मुझे पूरी बात समझ आ गई थी। हमारे गांव की यही रस्म थी जो सब औरतों के साथ होती थी, अब मेरे साथ भी होने वाली थी, क्योंकि उस शॉपर के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद कलर की चादर थी। पूरी चादर नहीं थी, लेकिन यूं समझ लें कि दुपट्टे से थोड़ी बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गई। सोचने लगी कि ये शादी, ये बेक बस सुनने में ही अच्छा लगता है, असल में तो मीठी छुरी होती है। अभी पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला था, लेकिन कहते हैं कि जहाँ 70% जिल्लत होती है, वहाँ 30% सुकून भी होता है। और मेरा शौहर बहुत ही खूबसूरत था। मैं उसके बारे में सोचने लगी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि एक वही चीज़ थी इस सारे रिश्ते और इन सारे मामलात में जो मुझे ये महसूस करने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी, उनके शौहरों की शक्लें देखने के काबिल नहीं थीं। कई बहुत ज़्यादा मोटा सा तो कोई बहुत ज़्यादा काला सा था, लेकिन मेरा हस्बैंड तो बहुत ही खूबसूरत था। वो कमरे में आया और मेरे सामने आके बैठ गया। उसके आने से पहले मैंने घूंघट कर लिया था। जब मैंने घूंघट ऊपर उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा। इतने करीब से किसी मर्द को पहली बार देखा था। वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कोट की जेब में से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हुई कि उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। आजकल तो सोना बड़ा महंगा था। मैं बहुत खुश हो गई। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुमने मेरी बात माननी है। मैंने उसे कहा कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी मानूंगी। इस बात पे वो बहुत खुश हो गया। फिर मुझसे कुछ और प्यार भरी बातें करने लगा। कुछ देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे। उसने एक ग्लास दूध भी पिया था। मुझे कहा कि तुम भी पी लो। मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पीना, मेरा दिल नहीं चाहता। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसीलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आके दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने सर झुकाया हुआ था, आंखें नीचे की हुई थीं, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की अंगूठी पहना दी। मैं हैरान हुई कि 2-2 सोने की अंगूठियां। और जब मैंने सामने देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये आदमी मेरा शौहर नहीं था, ये मेरा एक देवर था। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजरे थे और मेरी उंगलियों में 7 सोने की अंगूठियां थीं जो मुझे मेहंदी में मिली थीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बस एक जगह पे बैठी थी। और मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि 1 हफ्ता तो तेरे पास है आराम करने के लिए, इसके बाद सारे घर के काम तुमने ही करने हैं। अच्छा, तो हौसला नहीं करेगी तो ये सब कुछ कैसे होगा? और तूने जो मुझे वो तोहफा वापस किया, उसने तो मुझे खुश कर दिया। हमेशा संभाल के रखूंगी। तू वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसी आ रही थी जैसे वो किसी खाई में खड़ी होकर बोल रही हों। मेरे कान बंद थे, मेरा दिमाग बंद था और मेरी ज़बान भी बंद थी। ऐसा लगता था कि मेरी आंखें भी बंद हैं, क्योंकि मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। बस एक जिंदा लाश बने बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये सब कुछ होने वाला था। तभी मेरी माँ अपना सर पकड़ के रोती थी। अब मुझे मेरी अपनी माँ की सारी जिंदगी समझ आ गई। जब वो कह रही थी कि इस घर में देवर ज़्यादा हैं, तो वो इसलिए नहीं कह रही थी कि मुझे इन सब के काम करने पड़ेंगे। वो किस लिए कह रही थी, ये मुझे समझ आ गया था। उस वक्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो वो अपनी माँ से। लेकिन यहाँ पे ये रस्म थी कि जब शादी हो जाती है तो इसके बाद ऐसी कोई रस्म नहीं थी जिसमें लड़की के माँ बाप आ सकते थे या लड़की वापस जा सकती थी। 1 हफ्ते के बाद लड़की के माँ बाप लड़की और उसके शौहर की दावत करते थे, और अब भी उसमें 4 दिन थे। मुझे नहीं पता था कि मैं ये 4 दिन कैसे गुजारूंगी। जब मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरी सास ने बातें सुनाना शुरू कर दी कि ये देखो, ज़रा 2 दिन की दुल्हन बैठ के थाड़े मार मार के रो रही है। इस तरह तो इस घर पे कोई अजाब आ जाएगा, मुसीबत आ जाएगी। ये तो हमारे घर में नहुसत डाल रही है। अरे, कोई इसे समझाओ कि ऐसे नहीं करना है, इसे रोको, कोई तो रोको। थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरी तरफ आया और बड़े ही हक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि रमशा, चलो कमरे में चलो। मैंने उसका हाथ पीछे कर दिया।
मैंने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी ना लगाना। मेरी सास ने कहा कि ये देखो अपने शौहर से कैसे बात कर रही है, ये तो बड़ी बेअदब है। अरे तुझे नहीं पता था कि ये गांव की रस्म है? क्या तू यहाँ पैदा नहीं हुई? तू इंग्लैंड में पैदा हुई थी? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं समझाया? ठीक ही तो कह रही थी वो कि जब यहाँ पे ये सभी कुछ होता था तो फिर मेरी माँ का मुझे समझाना चाहिए था ना, मुझे बताना चाहिए था। ये गलती मेरी माँ की थी कि उसने मुझे कुछ भी ना बताया। मुझे पहले ही बता देती और कुछ नहीं तो मैं जहर खा लेती। मुझे ये ज़िंदगी तो न जीनी पड़ती और मैं सचमुच जहर खा लेती, क्योंकि ये ज़िंदगी तो बहुत बुरी थी। मैं इसके 2 दिन गुजार के ही बहाल हो गई थी। पूरी ज़िंदगी कैसे जी सकती थी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा ये वाला देवर वहाँ से चला गया तो वो शख्स आगे बढ़ा जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसको मैं अपना शौहर समझती थी, बाकी सबको नहीं, और वो शहजाद था। शहजाद ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कि चलो अंदर चलते हैं। उसको भी नाराज़गी दिखाई। उसने कहा कि रमशा मेरी बात सुनो, कमरे में चलते हैं। वो मुझे कमरे में ले आया और उसने मुझे बिठाया, मुझे पानी पिलाया, मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा कि क्यों रो रही हूँ? आपको नहीं पता कि मैं क्यों रो रही हूँ? आपको ये सब कुछ नॉर्मल लगता है? आपका दिमाग तो ठीक है, आपको क्या हो गया है? उसने कहा कि देखो, पहली बात तो ये है कि मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यहाँ बात करने के लिए ही लाया हूँ। और दूसरी बात, फिर तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा कि आपके सहारे मैं आई थी, आप मेरे शौहर हैं, मैं सिर्फ आपके लिए आई थी और बाकियों के लिए तो नहीं आई। ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि यहाँ इन लोगों ने नहीं बताया, तो आप तो बता सकते थे। अब तो किसी तरह मुझे ये सब कुछ बता सकते थे। मैं आपसे शादी न करती, मैं खुदकुशी कर लेती। और कहने लगा कि तुम्हें पता है, जहाँ पे एक इंसान खुदकुशी करता है वहाँ पे अजाब आ जाता है। तुम्हें इस गांव में किसी भी रस्म के बारे में नहीं पता। ये सब तुम्हारी माँ की गलती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी है, मेरी माँ ने भी, और अब तुम्हें भी ऐसी जिंदगी गुजारनी है। हाँ, ये बात है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, लेकिन देखो कोई नहीं मरता। तुम भी नहीं मरोगी और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, हम सब मिलके ख्याल रखेंगे। तुम्हें इतना लाड देंगे, इतना प्यार देंगे, जो तुम कहोगी वो करेंगे। ये देखो अपने हाथ को। उसने मेरे दोनों हाथ पकड़े और कहा कि देखो, सोने की 7 अंगूठियां हैं। रमशा, तुम्हें तो एक अंगूठी भी नहीं मिलनी थी और यहाँ तुम्हारे हाथों में 7 हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जिस पे वो खुश हो सकता है। मैं अपने दिमाग में सोच रही थी कि मेरा शौहर तो बड़ा ही मुतमईन बेगैरत है, इसको किसी बात की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने कहा कि देखो, रोना धोना नहीं करो, तुम अभी अभी दुल्हन बनी हो। तुम्हारे यहाँ पे शुरू के दिन ऐसे, तुम रोओगी तो हम सब पे कोई अजाब आ जाएगा। मैंने कहा कि आ जाए, आप सब पे अजाब। मुझ पर अजाब आ गया तो आप सब पे क्यों ना अजाब आए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसा अजाब आए कि सारे मर जाएं और एक दिन में ही मर जाएं। अभी मैं बोल रही थी तो मेरे शौहर ने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा। अचानक से वो अपने औकात पे आ गया। उसने कहा कि एक तो मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तू फजूल बातें करके हम सबको मारना चाहती है, हमारी मौत की दुआएं कर रही है। न हम मरेंगे न तुझे मरने देंगे। पता नहीं कैसी बातें कर रही है। ऐसा लगता है कि ये यहाँ की है ही नहीं, कहीं और से उठ के आई है। ले जाऊंगा तुझे तेरी माँ के घर, वो तुझे तफसील से सब कुछ बता देगी। इसके बाद चूं भी न करना हमारे सामने। इज्जत दे रहे हैं तो इसको हजम करना सीख, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। मैं चीख मार मार के रो रही थी। मेरी चीखें बाहर जा रही थीं। इन लोगों को मेरे रोने से मसला था और ज्यादा रो रही थी। जब इंसान के पास बदला लेने के लिए कुछ नहीं होता तो फिर वो इसी तरह की हरकतें करता है। वो कह रहे थे कि रोना नहीं तो कोई अजाब आ जाएगा, और मैं तो चाहती थी कि इनके ऊपर अजाब आ जाए, इसलिए मैं और ज्यादा रो रही थी। लेकिन एक इंसान कितना रो सकता है। मेरी आवाज बैठ गई, गला बैठ गया, आंखें सूज गईं
आंखों में जलन होने लगी। मैं खाना भी नहीं खा रही थी और मुझे लगा कि खाना नहीं खाऊंगी तो ये लोग मुझे वापस छोड़ देंगे या इस सब को ख़त्म कर देंगे या मेरी बात मानेंगे। लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला दिया और वाकई ज़बरदस्ती की। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई थी। जैसे पहले 7 दिन गुजर गए, अब हम सबकी दावत थी और मैं अपनी माँ से मिलने वाली थी। मुझे बड़ा तैयार करवा के ले गए थे। घर में बड़ा अच्छा खाना बना था। मैं हैरान थी कि सब लोग नॉर्मल थे, सब लोग खुश थे, किसी को किसी बात की फिक्र ही न थी। मेरी माँ को भी मेरे से बात करने का वक्त नहीं मिल रहा था। खाना खाने के बाद मैं पास जाके खड़ी हो गई। मेरी आंखों में एक ही सवाल था कि मुझे बताया क्यों नहीं, पर अगर तुझे बता देती तो तू शादी ही न करती, तेरा बाप मेरे पीछे पड़ जाता। माफ़ कर दे बेटा। मैंने कहा कि माफ़ कर दूं, माफ़ी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? कहने लगी कि हाँ, ये सब कुछ नॉर्मल है। अगर इस सब को कबूल कर लेगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा। जब तक इंसान किसी चीज़ को कबूल नहीं करता वो उसके लिए नॉर्मल नहीं होती, लेकिन जब कर लेता है तो फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। देख, इस बारे में अच्छा अच्छा सोच। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आप भी वही बात कर रही हैं जो मेरी सास ने। तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया? बस मुझे पता चल गया कि मैं अकेली हूँ। आपसे कभी कुछ नहीं कहूँगी, कुछ भी नहीं। अपने दिल की कोई बात नहीं करूँगी, दोबारा मिलने भी नहीं आऊँगी। मेरी माँ ने कहा कि देख, तू गलत रास्ते पे जा रही है, मेरी बात तो सुन। मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं वहाँ रुक के बैठ गई। इसके बाद मुझे फिर से मेरे माँ बाप से बात करने का कोई मौका न मिला। हम लोगों ने खाना खाया, मीठा खाया, शाम की चाय पी। इसके बाद हम लोग अपने घर में वापस आ गए। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं थे। मैं चुप थी। मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। कोई मुझे बुलाता था तो बोलती थी। जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा था उसे ये सोच के बर्दाश्त कर रही थी कि ऊपर वाला ही मेरी मदद करेगा। सबसे ज़्यादा बेबस थी और सबसे ज़्यादा मजबूर भी थी, और ये सब कुछ बर्दाश्त करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब मुझे अपना दिमाग चलाना था, जो फ़िलहाल बंद हो चुका था। मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना था। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि पता है, इस गांव में कौन खुशकिस्मत लड़की होती है? मैंने कहा कि कौन? कहने लगी कि वो जिसके पति का कोई भाई नहीं होता। मेरा दिल तो क्या कि मैं उसे कहूँ कि काश आपके भी बेटे ना होते तो मैं भी खुशकिस्मत होती। ये ससुराल में आके इंसान के दिमाग में बड़े बड़े जवाब आते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाता। ये अलग बात है। बस मैं घर के काम करती थी, इस घर में होने वाली फजूलियात को बर्दाश्त करती थी। वो सब मेरे दीवाने हो चुके थे, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थे। एक दिन अपनी अहमियत जानने के लिए मैंने एक बात कर दी। मैंने कहा कि मुझे बड़ा वाला पिज्ज़ा खाना है, और हमारे गांव से पिज्ज़ा नहीं मिलता था। मैंने भी पिज्ज़ा कभी नहीं खाया था, लेकिन इसके बारे में सुना ज़रूर था। कभी कभी मेरे बाप के पास जो फ़ोन था वो मैं उठा लिया करती थी और उसमें कुछ न कुछ देख लिया करती थी, वरना मुझे तो फ़ोन रखने की भी इजाज़त नहीं थी। ये बात मैंने शहजाद से कही थी, लेकिन बाकियों ने भी किसी तरह से सुन ली। थोड़ी देर के बाद वो सब घर से गायब थे। मेरी सास ने कहा कि ये सब कहाँ चले गए? क्या तूने कहीं भेजा है? मैंने कहा कि नहीं माँ जी, मैंने तो कहीं नहीं भेजा। मैं इनको कहाँ भेजूंगी? कहने लगी कि अच्छा चल ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो बारी बारी आए। पूरे घर से पिज्जे की खुशबू आने लगी। मेरी सास ने कहा कि ये क्या उठा के ले आए हो? डब्बे के अंदर ये क्या चीज़ है? कहने लगे कि ये पिज्ज़ा है। पिज्ज़ा बड़ा मज़ेदार होता है, रमशा ने मंगवाया था। मेरी सास हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम सबसे पिज्ज़ा मंगवाया था? तो कहने लगे कि नहीं, लेकिन हम सब इसके लिए लाना चाहते थे और मैं पहले लेके आया हूँ। दूसरा कहने लगा कि मैं पहले लेके आया हूँ। तीसरा कहने लगा कि नहीं, मैं पहले लेके आया था। एक कहने लगा कि जो भी पहले लाए हो खाएगी तो वो मेरा वाला पिज्ज़ा मैंने स्पेशल बनवाया है। और मैं भी समझ गई कि ये सारे बेवकूफ़ हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से निकल सकती हूँ, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। खैर, इतने पिज्जे पड़े थे कि अगले 4 दिन तक हम सब लोगों ने वही पिज्जा ही खाया, बल्कि बाकी गांव वालों को भी खिलाया। मेरी सास ने मुझे कहा कि तूने अच्छी हरकत नहीं की। मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ शहजाद से कहा था। मुझे कुछ भी चाहिए होता है तो मैं शहजाद से कहती हूँ और किसी से नहीं कहती। इन सब ने सुन लिया तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी सास ने कहा कि तू खूबसूरत है ना, इसलिए।
अगर तू खूबसूरत नहीं होती तो फिर तुझे पता चलता। मैंने कहा कि हाँ, मैं हूँ खूबसूरत। अच्छी बात है। मैं इस तरह से बात करती थी कि न तो वो बेतमीज़ी होती थी और न वो एहतराम होता था। मेरे साथ इस घर में इतना बुरा हो रहा था कि मैं इनसे इस तरह से बात भी नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इनमें से किसी को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूँगी और जब शहर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से गायब हो जाऊँगी। ये कहने में जितना आसान लग रहा था, करने में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे बीवी को बाहर लेके नहीं जाया जाता था और शहर तो कोई भी नहीं लेके जाता था। हाँ, कभी कोई इस दुनिया से जा रही हो तो उसे हॉस्पिटल ले जाते थे, लेकिन वो एक अलग मामला था और वो मेरा दूसरा ऑप्शन था कि मैं बीमारी का नाटक करूं और मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन उसमें बहुत रिस्क था, क्योंकि यहाँ पे भी एक दो डॉक्टर थे, वो बता देते हैं कि बीमार नहीं और मेरा छोट पकड़ा जाता। इसीलिए मुझे कोई ऐसा प्लान बनाना था जिसमें रिस्क कम हो। मेरे लिए ये सब कुछ था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं प्लान बनाने में कामयाब हो गई और इनमें से जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मर्द था, उसको मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है, बस एक दिन के लिए। सुबह जाएंगे, शाम को आ जाएंगे। कहने लगा कि हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शादी को 2-3 महीने हो गए थे, तब कहीं जाके मैं ये प्लान बनाने में कामयाब हुई थी और अब इस पे अमल भी करने वाली थी। हम लोग शहर पे पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। वो वहीं पे मुझे कहीं हॉस्पिटल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ये मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब था। डॉक्टर यही समझे कि यही मेरा शौहर है जिसके साथ ये आई है और मुझे बताया कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा कि ये तो बहुत बड़ी खबर है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा कि पागल, ऐसी हालत में तुम शहर में फिरोगी, फिर क्या हो जाएगा। वो तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था। पता नहीं उसका ख्याल था या फिर उसको शक हो गया था कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। वो मुझे वापस गांव ले आया। उसने किसी को नहीं बताया कि हम शहर गए थे, बस ये बताया कि इसकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास ले गया। ये माँ बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश हुई और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। या तो ये सब लोग बहुत ज़्यादा फजूल दिमाग के लोग थे, या ये सब पागल थे, या इनसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं था। ये क्यों खुश हो रहे थे? ये उस बच्चे पर खुश हो रहे थे कि कौन था उस बच्चे का बाप। क्या इनको इस बात का पता था? मेरी सास तो इतनी खुशियाँ मनाई, अपने गले से सोने की चेन उतार कर मेरे गले में पहना दी। वो सब भी मेरे लिए फूल लेके आए, तोहफे लेके आए, कपड़े लेके आए। इतना सामान था कि कमरे में रखा नहीं जाता था। तब मिलके मेरा ख्याल कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए उनका ख्याल भी झर से कम नहीं था। मुझे उनकी शक्लें देख के नफरत होती थी, मुझे गुस्सा आता था। मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, सिवाय डॉक्टर के मुझे कहीं भी लेके नहीं जाते थे। मेरी कोई दोस्त तो वैसे भी नहीं थी, क्योंकि इस गांव में हम सब की पढ़ाइयाँ भी घर पे हुई थीं और हमें किसी के घर आने जाने की इजाज़त भी न थी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही बुरा और अजीब हुआ था। अगर किसी को बताया जाए तो वो कहते कि तुम्हारे साथ तो पहले दिन से ही जुल्म हो रहा है, लेकिन उस वक्त हमें वो जुल्म नहीं लगता। हमें लगता था कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अब जो हो रहा था वो बाकायदा जुल्म था और उसको जुल्म नहीं कहा जाता था। शायद पहले हमारे दिमाग में इतनी अक्ल नहीं थी, लेकिन अब अक्ल आ गई थी। मैं बड़ी परेशान थी। अब मैं क्या करती? मैंने यही सोचा था कि मैं शहर में जाके कहीं पे गायब हो जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, कहीं भी भाग जाऊंगी, औरतों की किसी सेंटर में चली जाऊंगी और अगर कुछ न कर पाई, कुछ भी न कर पाई, अपनी जान दे के कस्सा ख़त्म कर दूं। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और जान भी थी और उसका क्या कसूर था? ये उसका कसूर नहीं था कि मैं इस गांव में रहती थी। ये उसका कसूर नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे साथ ये सब कुछ किया और उसका कसूर नहीं था कि उसके बाप के अंदर बिल्कुल भी गैरत न थी। पर कौन से वाले बाप के अंदर? मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल और सबसे अजीब सूरत ए हाल में फंस चुकी थी और अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। ये ऑप्शन तो मेरी ज़िंदगी से निकल गया कि मैं अपने साथ साथ अपने मुस्तकबिल को और उसको भी ख़त्म कर देती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। शौहर की गैरत जगाने की कोशिश करती हूँ। शहजाद से ही बात कर सकती थी, क्योंकि मैं उसी को अपना शौहर समझती थी, बाकियों को नहीं। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने कहा कि देखो, मैं माँ बनने वाली हूँ,
बेटी होगी तो कहने लगा कि बेटी होगी तो अच्छी बात है। देखो, हमारे घर में तो इतने सारे मर्द हैं, हमें तो बेटियां वैसे ही अच्छी लगती हैं। बेटी होगी तो वो हम सब की परी होगी, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। छोटी सी प्यारी सी बेटी होगी हम सबकी। मैंने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि अगर हमारी बेटी होगी, वो भी कल को जवान होगी और उसकी भी मेरी जैसी जिंदगी हुई तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहने लगा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्यों? हम सब तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? तुम जो कहती हो हम करते हैं। तुम्हें वो पिज्जा वाली बात नहीं याद? तुमने एक आवाज़ की थी और पिज्जे की लाइन लगा दी थी हम लोगों ने। अगर यकीन नहीं आता तो दोबारा आजमा लो, इतना ख्याल तो करते हैं तुम्हारा। मैंने कहा कि ये सब कुदरत के खिलाफ है, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी नहीं सकता। तुम्हें खुद ये सब कुछ बुरा नहीं लगता? उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता, और तुम भी बार बार इस तरह की बातें करनी छोड़ दो। देखो, तुम्हें इशारे मिल रहे हैं, यही अब तुम्हारा घर है, तुम माँ बनने वाली हो और हम तुम्हारा इतना ख्याल भी करते हैं। ये इस घर की अमानत है जो तुम्हारे पास है। अब तुम न तो यहाँ से जा सकती हो और न ही इस घर में कुछ बदल सकता है। और अगर कल कोई मेरी बेटी होगी और उसकी ज़िंदगी भी तुम्हारे जैसी होगी तो यकीन करो कि वो बहुत खुशकिस्मत होगी। मैंने कहा कि रस्में हैं तो क्या हो गया, इन रस्मों को तोड़ा भी तो जा सकता था। कहने लगा कि नहीं, ये रस्में अच्छी हैं, इन रस्मों को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रस्मों के साथ चलने वाला आदमी हूँ। जो इंसान अपनी रस्मों को, अपनी रिवायात को भूल जाता है, वो ज़िंदगी में रुस्वा हो जाता है। दुनिया वाले उसे बुरा समझते। मुझे समझ आ गई थी कि इसको प्यार से समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन इनकी एक रिश्तेदार घर में आई। वैसे तो इनके काफ़ी सारे रिश्तेदार आते रहते थे, लेकिन वो सब भी इनकी तरह जाहिल और दकियानूसी ही थे। लेकिन ये लड़की कुछ पढ़ी लिखी लग रही थी और सुना था कि इसकी शादी शहर में हुई थी। वो भी सबके सामने यही कह रही थी कि शहजाद की बीवी को तो बुला दो, मैं तो उसको देखने के लिए आई हूँ, शादी में तो आ नहीं सकी। सुना है माँ भी बनने वाली है, चलो और डबल मुबारक दे दूँ, मेरे लिए तोहफा लाई थी। मैं सिर्फ शहजाद की बीवी हूँ, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं उससे बात कर सकती हूँ। बहुत महजब तरीके से, बहुत सोच समझ के मैंने उसे चंद पल अकेले में ये बात की और उसे ये सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, इस घर में यही सब कुछ हो रहा है और इस कौम में तो यही होता है। उसने कहा कि इस कौम में ये सब कुछ होता था, अब नहीं होता। अब वैसे बहुत से घर हैं जहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता है। यूं समझ लो कि आटे में नमक के बराबर है। तुम्हारी शायद बदकिस्मती है कि तुम्हारे अपने घर में भी यही सब कुछ होता था और तुम भी यहाँ आ गई हो, क्योंकि जाहिर है तुम एक जैसे लोगों ने आपस में रिश्ते कर ली, क्योंकि उनकी सोच आपस में मिलती होगी। तुम बाहर नहीं निकलती हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं बाहर नहीं निकलती। उसने कहा कि अच्छा, मैं भी तो इसी गांव की हूँ, यहीं पे पैदा हुई थी। मुझे देखो, मैं तो शहर में जाके रहती हूँ, मेरी तो शहर में शादी हुई है। मैं पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी करती हूँ और मेरा एक ही शौहर है और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है। उसने कहा कि तुम्हारे साथ हो रहा है वो एक धोखा है। मैंने कहा कि हाँ, धोखा है। ये लोग रस्मों का नाम इस्तेमाल करके मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। देखो, मेरी बात सुनो, हम लोग और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। पर उसने अपना एक कार्ड मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिसे मैंने छुपा लिया। वो थोड़ी देर के लिए आई थी और वापस चली गई। मेरी सास को जब पता चल गया कि हम लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, तो फिर उसने हम दोनों का अकेले बैठने ही न दिया। इसका मतलब कि ये लोग झूठ बोल रहे थे। ये रस्में होती थीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अभी भी इन रस्मों को सब लोग फॉलो कर रहे थे, ये फायदा उठा रहे थे। मैं तो समझ रही थी कि जो भी हो रहा है, कम से कम मेरा ख्याल तो किया जा रहा है, लेकिन ये सब लोग झूठ बोल रहे थे, धोखा दे रहे थे। अब मैं बस ऊपर वाले से ही कह सकती थी कि वही मेरी मदद करे, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब रहने लगी। मेरी सास ने कहा कि लगता है कि आखिरी टाइम आने वाला है, बस अब तैयारी करो, इस घर में बच्चा आने वाला है। मेरा भी बहुत ख्याल किया जा रहा था, लेकिन मुझे ये ख्याल करना ऐसा ही लग रहा था कि जैसे किसी बलि के बकरे को तैयार किया जाता है। पता नहीं मेरे साथ क्या मुआमले थे। मुझे शुरू में डॉक्टर के पास ले जाया गया, इसके बाद डॉक्टर के पास ले जाया ही नहीं गया। कहा गया कि सब कुछ ठीक है। वही जब मैं भागने की कोशिश में शहर तक गई थी, उस टाइम तो शायद मेरा पहला महीना था। इसके बाद बस यहीं पे एक डॉक्टर था जिससे चेकअप करवा लिया जाता था,
और मैं अपने ऊपर भी हैरान थी कि मुझे क्यों ना कुछ हो गया, मैं क्यों ना मर गई। आखिरी वक्त आ गया, हॉस्पिटल ले जाया गया क्योंकि केस खराब हो गया। जब हॉस्पिटल गए और मेरे यहाँ विलादत हो गई तो सबसे पहले डॉक्टर की चीखें निकलीं, और जब बच्चे को बाहर लेके आया गया तो और ये लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि ये तो किसी को भी पता नहीं था कि इस बच्चे का बाप कौन है। फिर उस बच्चे की 7 टांगें थीं। सब लोग उस बच्चे को देखकर हैरान रह गए। इन सब के मुंह लटक गए। ये कैसा बच्चा है, अब क्या होगा? मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मुझे वापस ले आया गया। मैंने उस नर्स को सब कुछ बता दिया। बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में ही था। वो लड़की समझ गई कि मामला क्या है और अकेली नहीं आई। अपने साथ पुलिस और एक औरतों के सेंटर की इंचार्ज को लेके आई थी। उसे मेरी कहानी बड़ी दर्द भरी लगी थी। उसने मेरी मदद करने की हामी भरी। कानून के मुताबिक मेरा शौहर सिर्फ शहजाद ही था, बाकी सबको पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये दुख भी मुझ पे बहुत बड़ा था। मेरी औलाद थी। मैंने 9 महीने उसका इंतज़ार यही सोच के किया था कि वो मेरी औलाद है। शहजाद को एक जगह पे बिठाया गया और उससे पूछा गया कि तुम अपनी बीवी के साथ रहना चाहते हो, इसे अच्छे तरीके से अपने साथ रखना चाहते हो, जो तुमने पहले किया वो सब नहीं करोगे, ये सिर्फ तुम्हारी बीवी है, सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहेगी, तो ठीक है, नहीं तो अभी और इसी वक्त इसकी तुमसे खुला हो जाएगी, हर वो भी 1 सेकंड में, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वजह है। उसने रोना शुरू कर दिया और अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये सब मैं नहीं करना चाहता था, ये मेरी बीवी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं था। इसलिए सेंटर वालों ने कहा कि तुम इस गांव में नहीं रहोगे, अपनी माँ और भाइयों के साथ नहीं रहोगे, शहर में तुम्हें रहने के लिए जगह दी जाएगी, वहीं पे तुम्हें काम करना होगा और तुम वहीं पे इसको रखोगे, और हम लोग हर 3 महीने के बाद आके चेक भी करेंगे कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। वो मान गया और मैं शहर चली गई। मैंने वापस मुड़ के न तो अपनी सास और बाकी सब की तरफ देखा और न ही अपने माँ बाप की तरफ, क्योंकि वो भी सब में बराबर के शरीक थे, लेकिन मैंने उनको कानून से बचा लिया। कानून का साया उन पर नहीं पड़ने दिया, क्योंकि मैं फिर भी उनकी बेटी ही थी। अब मैं शहजाद के साथ रहती हूँ और वो काफ़ी हद तक बदल गया है। मेरे सामने शर्मिंदा शर्मिंदा से रहता है, इसलिए उसके साथ रहने में मुझे कोई मसला नहीं होता, क्योंकि जो मैं कहती हूँ वो मान लेता है। जब मर्द औरत का गुनहगार हो जाता है तो फिर वो बहुत अच्छा शौहर साबित होता है, कि अगर फिल्म या ड्रामा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी से सब लोग निकल जाते और मैं अपनी ज़िंदगी गुजारती। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।